सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले कि बैंकिंग होता क्या है, ठीक है ना। जब बैंकिंग पढ़ेंगे तभी हमें समझ आएगा कॉमर्शियल बैंक क्या होता है और आरबीआई क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले समझो कि आपका जो कॉमर्शियल बैंक है, कौन सा बैंक, कॉमर्शियल बैंक जो आपका है, कॉमर्शियल बैंक किसको कहते हैं, बाकी बैंक्स और कॉमर्शियल बैंक्स में क्या डिफरेंस आपको समझना है पहले, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जिसके स्पेसिफिक 3 काम होते हैं। कितने काम होते हैं? 3 स्पेसिफिक काम होते हैं, ठीक है। वो 3 स्पेसिफिक काम लिख लो। सबसे पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। क्या कहा मैंने? ठीक है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। पहला काम कॉमर्शियल बैंक का क्या होता है कि जो भी पैसा, क्या बोलते हैं लोग, बैंक में रखते हैं ना, सेविंग आपके घर वाले रखते हैं, ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं, बिजनेस रखता है। बिजनेस कौन सा अकाउंट खोलता था? कौन सा अकाउंट खोलता है? करंट अकाउंट। वेरी गुड, ठीक है ना। बिजनेस कभी भी अकाउंट खोलेगा तो कौन सा अकाउंट खोलेगा? करंट अकाउंट खोलेगा, याद रखना। और हम लोग जो घर वाले होते हैं, नॉर्मली पब्लिक है, वो कौन सा अकाउंट खोलती है? बहुत बढ़िया, सेविंग अकाउंट खोलती है, ठीक है। बाकी आरडी थी, एफडी थी, पढ़ाया था ना 11th में, तो वही वाली सारी चीजें, ठीक है। आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। दूसरा क्या बताया था, याद है किसी को? वेरी गुड, ठीक है, ग्रांटिंग लोन्स। क्या है? ग्रांटिंग लोन्स। बैंक, कॉमर्शियल बैंक का दूसरा काम होता है कि वो लोन प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों टाइप के लोन प्रोवाइड करता है पब्लिक को। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? से यस और नो? ठीक है। तीसरा कॉमर्शियल बैंक का जो काम होता है, ठीक है, वो होता है एक्ट एज एन एजेंट। क्या बोला मैंने? एक्ट एज एन एजेंट, ठीक है। एक्ट एज एन एजेंट, एज ए एजेंट की तरह काम करता है। एजेंट की तरह काम कैसे करता है? सपोज करो हम बिजनेस है, ठीक है, हम बिजनेस है, हमने बैंक में खाता खुलवा रखा है, करंट अकाउंट खुलवा रखा है। अब करंट अकाउंट खुलवाने से क्या हुआ, हमने किसी को पेमेंट करनी थी। अब हम वहां दूर जाएंगे थोड़ी ना, तो हम क्या करते हैं, अपने बैंक को बोलते हैं कि भैया पेमेंट ट्रांसफर कर दे। तो एज ए एजेंट काम कर रहा है, हमारे नाम पे इंश्योरेंस पे कर रहा है। ये सारी चीजें जो होती है वो एज ए एजेंट काम करता है। एज ए क्या काम करता है? एजेंट, ठीक है। चलो तो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, पर इसी के बेसिस पे आपका पूरा बेस बनेगा। यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी बोला है ना? ठीक है। अब मेन चीज शुरू होने वाली है। पहले मैं तुम्हें वापस एक बार तुम्हारा पीडीएफ में दिखा दूं, या आपके पीडीएफ के पैटर्न के हिसाब से एक बार पढ़ लेते हैं। ये लिखा हुआ है, देखो, व्हाट इज कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक में साफ साफ बस कीवर्ड, मेन गेम है कीवर्ड। याद रखो, लैंग्वेज रटनी नहीं है, लैंग्वेज रट के कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। जितना रटोगे उतना अननेसेसरी चीजें लिखोगे। आपको कीवर्ड्स पता होना चाहिए कि एक्चुअली कॉमर्शियल बैंक का काम क्या होता है। तो देखो, उसने कॉमर्शियल बैंक में साफ साफ यहाँ पे कीवर्ड्स यूज कर रखे हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। इसमें देखो साफ लिखा है, क्या लिखा है? मीन्स द एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। देखिए जल्दी बोलो, है ना। पब्लिक रिपेबल ऑन ये, अदरवाइज विड्रॉल बाय द चेक। और ये साफ साफ बोल रहा है वो यही चीजें कि कॉमर्शियल बैंक क्या करता है आपका, एक तो वही है डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, दूसरा क्या देता है लोगों को, लोन देता है, और तीसरा मैंने क्या बताया था, एज ए एजेंट काम करता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसको आगे लेके चलते हैं। ये मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक के लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। और वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी काम की चीज जो हमारे लिए यहाँ पे है वो है पहले सेंट्रल बैंक। तो आज पहले सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे कि आरबीआई जो हमारा देश का सेंट्रल बैंक है, कब आया था, कैसे हुआ था, क्या काम करता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं यहाँ पे फटाफट से। सबसे पहले ये आ गया आपका सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक का पहले मतलब समझना है। सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन। क्या वर्ड यूज किया मैंने? एपेक्स इंस्टीट्यूशन। एपेक्स इंस्टीट्यूशन मतलब होता है टॉप इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, जो क्या करता है, सारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, फैसिलिटेट करता है। क्या वर्ड यूज किया मैंने? रेगुलेट एंड फैसिलिटेट। अब एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, ठीक है, ये बहुत फालतू बुकिश लैंग्वेज है, एक बारी में समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा, यहां पे समझना, ठीक है। देखो, अब मैं यहां पे एक एग्जांपल क्या समझाता हूं, जैसे कि घर में आपके सबसे जो हेड होते हैं, हम मोस्टली किसको मानते हैं? फादर, ठीक है ना। घर के हेड है फादर, ठीक है। उसके बाद उनका क्या बोलते हैं, उसके बाद सेकेंडरी कौन होता है, उनके बाद उनका कौन आता है? बेटा। पहले बाप फिर बेटा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फादर आ गया, फिर कौन आ गया? बेटा आ गया, ठीक है ना। अब यहां पे समझना
कि जो फादर है वो आपका सेंट्रल बैंक है। कौन है आपका? सेंट्रल बैंक। फादर जो है वो कौन है आपका? सेंट्रल बैंक है। और उसका जो बेटा है, उसका जो कौन है? बेटा है, वो आपके अदर बैंक्स है, चाहे वो कॉमर्शियल बैंक हो, ठीक है, चाहे वो रीजनल रूरल बैंक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, आपके कोई भी टाइप का बैंक जो कि बैंक के फंक्शंस को फॉलो करता है, वो उसके बेटे होंगे। क्या होंगे? उसके बेटे होंगे। ठीक है, एग्जांपल हो गया आपका एसबीआई। कौन हो गया? एसबीआई। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया आपका, ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया आपका। और बताओ बैंक के नाम? ठीक है, पीएनबी। वेरी गुड। ठीक है ना, तो ये सारे आपके बैंक्स हो गए। तो अब साफ साफ आपको समझ आ रहा है ये सारे आपके कॉमर्शियल बैंक्स है। तो ये लोग कौन है यहाँ पे? बेटे। कौन है यहाँ पे? सारे के सारे बेटे। और इनके बाप का नाम क्या है? सेंट्रल बैंक के बाप का नाम है। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं? तो हमारे देश में, ठीक है ना, हमारे देश में सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? आरबीआई। क्या है सेंट्रल बैंक का नाम? आरबीआई। तो आरबीआई क्या है? सारे बैंकों का एक तरीके से फादर वाला रोल परफॉर्म करता है। फादर वाला रोल क्या करता है? परफॉर्म करता है। इस तरीके से आपको क्लियर हो गया? जल्दी बोलो, आया ना? ठीक है, तो याद रखना आरबीआई जो कि एक सेंट्रल बैंक है, वो एक एपेक्स, एपेक्स मतलब टॉप इंस्टीट्यूशन है सारे बैंकिंग सिस्टम का, जो सारे बैंकिंग सिस्टम को क्या क्या करता था? फैसिलिटेट एंड रेगुलेट करता है। वेरी गुड, इतना क्लियर है? जल्दी बोलो, आया ना? ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा इसको लेके। यहां पे समझना आप आगे, जैसे आपने पढ़ लिया आरबीआई, पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ठीक है। अब इसका कुछ काम भी होगा, आरबीआई का कुछ फंक्शन भी होंगे, कुछ काम भी होंगे कि भाई क्या काम करता है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई, अब इसमें समझना मेन कैरेक्टर कौन है। पहले तो देखो, असली में स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है, आरबीआई ना कभी भी डायरेक्टली एज अ मेन कैरेक्टर काम नहीं करता। आरबीआई सीधे एकदम से आपके सामने नहीं आएगा। मेन देखो, हमारे लिए मेन कौन होता है? ऑडियंस। ऑडियंस मतलब पब्लिक। मेन कौन होता है? पब्लिक। ठीक है, पब्लिक है आपके नीचे, पब्लिक आपके नीचे है, ठीक है, ये आपकी पब्लिक है, ये जनता है। अभी क्या करेगी भाई? बैंक में जाके क्या करेगी जनता? वहां से क्या लेगी? लोन। और बदले में क्या करेगी? अपना पैसा वहां जमा करेगी। तो क्या ये जो पब्लिक है, ये जो पब्लिक है, ये किससे इंटरेक्शन करती है? ये सिर्फ बेटों से इंटरेक्शन करती है। किससे इंटरेक्शन करती है? बेटों से इंटरेक्शन करती है। इनका इस फादर से कोई लेना देना, जो फादर है उससे कोई लेना देना नहीं है, यहां से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब समझ आया क्या बोल रहा हूं? इस तरीके से आप एग्जांपल से समझ लो कि भाई मार्केट में जो बैठे हुए हैं वो बेटे बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? बेटे बैठे हुए हैं। कौन? कॉमर्शियल बैंक्स बैठे हुए हैं, ठीक है, वो पब्लिक से डील कर रहे हैं। किससे डील कर रहे हैं? पब्लिक से डील कर रहे हैं। पर इनडायरेक्टली उनको चला कौन रहा है? उनका फादर चला रहा है। कौन चला रहा है? फादर। और फादर का नेम क्या है? आरबीआई। आरबीआई चला रहा है। अब दिक्कत यहां पे यही है कि आरबीआई सीधा बोलता है कि भैया हम मुंह नहीं लगाएंगे डायरेक्टली पब्लिक को, मुंह हम डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा डायरेक्टली पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना किससे होगा? अपने बेटे से। बेटा कौन? कॉमर्शियल बैंक से। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो सिंपल सा फंडा है कि सेंट्रल बैंक किस पे लगाम लगाता है? कॉमर्शियल बैंक्स पे। बाप अपने बेटे पे लगाम लगाता है, और बेटा कहां डील करता है? पब्लिक से डील करता है। तो यहां पे हमें समझ आ चुका है कि आपका सेंट्रल बैंक टॉप इंस्टीट्यूशन तो है, पर वो पब्लिक के साथ डायरेक्टली छेड़छाड़ नहीं कर सकता। डायरेक्टली छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वो किसके साथ छेड़छाड़ है? किसके साथ गेम खेलेगा? पब्लिक के साथ करेगा। पब्लिक के साथ कौन? कॉमर्शियल बैंक। कौन? कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। और सेंट्रल बैंक किस पे लगाम लगाएगा? कॉमर्शियल बैंक पे लगाम लगाएगा। क्लियर हो गया? जल्दी बोलो, हाँ, ठीक है। इस तरीके से इनकी फंक्शनिंग होती है, क्योंकि फंक्शनिंग जानना इंपॉर्टेंट है। पहले समझो कि रोल परफॉर्म होता कैसा है। इंसान रटने की कोशिश करता है सीधा कि भाई सेंट्रल बैंक का ये फंक्शन है, वो फंक्शन है, ये काम करता है, वो काम करता है, सब सेकेंडरी है, ठीक है। जो भी काम करता है वो सब अलग बात हो गई है, पर प्रायोरिटी जो होने वाली है वो ये होने वाली है कि भैया ये सिस्टम चल कैसे रहा है। इतना क्लियर है? जल्दी बोलो, आया ना? अब सपोज करो आप पब्लिक हो। आप कौन हो? पब्लिक हो। तो आप किससे इंटरेक्ट करोगे? कॉमर्शियल बैंक से करोगे, ठीक है। और कॉमर्शियल बैंक किसके साथ जुड़ा हुआ होगा? आरबीआई के साथ जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। अब मान लो, ठीक है, देश में कोई भी दिक्कत आ रही है, बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है। अब बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड दिक्कतें कहां पे आती है? सपोज करो कि देश में मनी का सप्लाई बढ़ गया। क्या बढ़ गया? मनी का सप्लाई। इन्फ्लेशन आ गया, लोगों पे बहुत पैसा आ गया, सब पे पैसा है। अब पैसा बहुत ज्यादा आ गया। अभी फिलहाल पैसे को कंट्रोल कौन करता है? आपका कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम करता है, क्योंकि जितना हम उधार देंगे लोगों पे पैसा उतना आएगा, उतना जाएगा। लोगों के पास पैसा उतना आएगा और बैंक से पैसा जाएगा। अब ऑलरेडी मार्केट में इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन मतलब पैसा कम है, पैसा ज्यादा है। पैसा लोगों पे ऑलरेडी ज्यादा है, तो वहां पे आप क्या चाहोगे? पैसा और जाए या कम हो जाए? कम हो जाए, ठीक है। तो पैसा कम कैसे करेंगे? अब पैसा कम करने की टेक्निक अब समझना थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है ना, क्यों मैं समझा रहा था ये। अब पब्लिक है और आपका कॉमर्शियल बैंक है। कॉमर्शियल बैंक जो ये है, ये तो अपना बिजनेस करेगा ना, ये तो चाहेगा लोग दबा के लोन ले, बदले में इंटरेस्ट दे।
समझ आया क्या बोल रहा हूं? क्योंकि बेटा लालची होता है, बेटा क्या होता है? लालची है, उसको ज्यादा मार्केट का ज्ञान नहीं है अभी, ठीक है। पर कौन एक्सपीरियंस है? उसका पापा। कौन? आरबीआई। आरबीआई एक्सपीरियंस है। अब आरबीआई को यह भी ध्यान देना है कि भैया इकोनॉमी में ज्यादा पैसा भी ना चले जाए, बेटा पब्लिक के साथ खेल तो रहा है पर ज्यादा दिक्कतें ना आए। तो इसको ठीक करने के लिए वो क्या करता है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली आरबीआई जो है वो इन पे लगाम लगाएगा। अब कैसे लगाम लगाएगा वो बताऊंगा। उसके लिए पॉलिसी बनाता है। क्या बनाता है? पॉलिसी। कौन बनाएगा पॉलिसी? आरबीआई। आरबीआई ऐसी पॉलिसीज बनाएगा जिससे वो क्या करेगा? पैसे को कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा? पैसे को। सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है इकोनॉमी में। तो ये लिख लो, ठीक है ना। इकोनॉमी में पैसे को कंट्रोल करने के लिए, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो पॉलिसी बनाता है उसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। इस बात को याद कर लो, यहीं पे लिख रहा हूं। मॉनेटरी पॉलिसी याद रखा है। मॉनेटरी पॉलिसी बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर है? ठीक है। और ऐसे ही सरकार भी है। सरकार जो होती है, सरकार भी कुछ पॉलिसीज बनाती है। अब सरकार पॉलिसीज क्यों बनाती है भाई? सरकार भी पॉलिसीज इसलिए बनाती है ताकि मार्केट में मनी की सप्लाई को कंट्रोल रखा जा सके। तो जो सरकार द्वारा बनाया जाता है उसे बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। क्लियर है? जल्दी बोला है ना। तो आप फिर से रिपीट करते हैं। सरकार द्वारा जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? फिस्कल पॉलिसी। ठीक है। और आरबीआई द्वारा कोई भी पॉलिसी बनाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर हो गया। पर क्या मॉनेटरी पॉलिसी किस पे इंप्लीमेंट होती है? पब्लिक पे इंप्लीमेंट होती है क्या? कभी भी जो मैंने बताया जो बाप है, क्या वो पब्लिक से डील करेगा? तो किससे डील करेगा? ठीक है, कॉमर्शियल बैंक से डील करेगा। तो वो मॉनेटरी पॉलिसी इनडायरेक्टली कॉमर्शियल बैंक्स पे या अदर बैंक्स पे लगती है, जितना भी बैंकिंग सिस्टम है, और उन पे इस तरीके से लगती है कि वो सीधा पब्लिक पे असर करती है। किस पे असर करती है? पब्लिक पे असर करती है। अब समझ आ गया? जल्दी बोला है ना। तो ये सारी चीजें हम फंक्शंस में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए मैंने तुम्हें एक सिस्टम बता दिया कि कैसी चीजें वर्क ऑन करती। ठीक है, आगे चल रहे हैं फटाफट से। अब ये ध्यान दे लो, आपका जो आरबीआई है, ठीक है, ध्यान रखना, पहले किसी भी चीज का एक्ट पास होता है। क्या पास होता है? पहले किसी भी चीज का एक्ट पास होता है, उसके बाद जाके वो चीज स्टैब्लिश होती है। क्लियर हो गया? जल्दी बोला है ना। तो याद रखना, आरबीआई एक्ट, क्या बोला मैंने? आरबीआई एक्ट आपका जो था वो 1934 में आया था। कब आया था? ठीक है, आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में आया था। ठीक है ना। और आरबीआई स्टैब्लिश कब हुआ था? ये याद रखो, आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल, कितना? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 याद रख लो। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 में स्टैब्लिश हुआ था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एकदम बढ़िया समझ आ रहा है? बढ़िया। रटना नहीं है, सिर्फ कहानी की तरह सुनो। ठीक है ना। स्टोरी को इमेजिन करो। जब आप इमेजिन करने की क्षमता रख लोगे अपने अंदर, चीजें अपने आप इजी हो जाती है। आपको सिर्फ इमेजिन करना है बस कि कैसे चीजें चलती। ठीक है। तो अब आपको समझ आ चुका कि आरबीआई आपका भाई 1934 में आरबीआई का एक्ट बना था। ठीक है। और आरबीआई आपका कब स्टैब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस। क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस पढ़ेंगे। तो एक बार मैं वापस यहां पे लेके आ रहा हूं। ठीक है, देखो यहां पे उसने कीवर्ड यूज करा हुआ। एक बार आप कीवर्ड देख लेना जो मैंने बताया था। क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल बैंक। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कीवर्ड क्या है? एपेक्स बैंक। क्या है? एपेक्स बैंक। एपेक्स मतलब टॉप इंस्टीट्यूशन है जो कंट्रोल करता है किसको? पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। समझ आ गया? जल्दी बोलो है ना। ठीक है। अब आरबीआई के फंक्शंस पढ़ने वाले कि आरबीआई के काम क्या क्या, आरबीआई क्या क्या काम करता है। ठीक है, अब वो फंक्शंस को ध्यान से सुन लेना आप लोग, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब बार बार लिखूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि लिखने में ऑटोमेटिक सी बात है। तो उससे अच्छा है सीधा सीधा देख लो ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, आरबीआई का देखो पहला फंक्शन आरबीआई का जो है सबसे मेन फंक्शन है, ठीक है, मोनोपोली इन इशूइंग करेंसी। क्या बोला मैंने? देखो कीवर्ड्स आप कोई भी यूज करो, मैटर नहीं करता। आप ये बोल दो सिंगल राइट इन इशूइंग करेंसी, उसका मतलब आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, आरबीआई एक अकेला ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके पास अकेला अधिकार है क्या? करेंसी छापने का, नोट छापने का। समझ आ गया? जल्दी बोलो आया ना। याद रखना, ये सबसे मेन फंक्शन है आरबीआई का। आरबीआई का सबसे मेन फंक्शन क्या है? मोनोपोली इन इशूइंग करेंसी। बस एक चीज को ध्यान रखना, करेंसी में आपके नोट्स भी आते हैं और कॉइन्स भी आते हैं। तो आपके 1-2 रुपए के जो सिक्के होते हैं ना, ये सिक्के आरबीआई इशू नहीं करता, ये सिक्के कौन इशू करता है? क्या बताया था मैंने? वेरी गुड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये लिख लो। ठीक है ना। एक शुभारंभ के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो आपके सिक्के, कॉइन्स इशू करेगा। ठीक है, और आपके जो नोट्स हैं
जो करेंसी है आपकी वो कौन बनाएगा? आरबीआई बनाएगा। यहां तक क्लियर है? जल्दी बोला है ना? ठीक है, सिंपल एंड शॉर्ट में आगे पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, दूसरा अब समझना कि भाई जैसे पब्लिक, अब ये मैं तुम्हें सीधा वहीं से दिखा देता हूं। अभी मैंने बताया था ये पब्लिक का बैंक कौन है? पब्लिक का बैंक कौन है? कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, ऐसे ही कॉमर्शियल बैंक का बैंक कौन है? आरबीआई। ठीक है, तो बैंकर टू दी बैंक, क्या वर्ड यूज किया मैंने? बैंकर टू दी बैंक। ठीक है, दूसरा फंक्शन होता है आरबीआई का कि वो बैंकों का भी बैंक होता है। जैसे कि पब्लिक का बैंक कॉमर्शियल बैंक या अदर बैंक, वैसे ही कॉमर्शियल बैंक से अदर बैंक का बैंक कौन है? आरबीआई। ठीक है, मैंने बताया था ना ये बेटा है बाप है। ठीक है ना, तो इनका बैंक यही होगा। तो क्या करता है? तो भाई जब भी इनको लोन चाहिए होगा, उधार चाहिए होगा, कोई भी पैसा चाहिए होगा, तो किसके पास जाएंगे? बेटा किसके पास जाता है? अपने बाप के पास जाता है कि भैया पैसा चाहिए तो उधार। समझ आ क्या बोल रहा हूं? पर फ्री में पैसा नहीं दिया जाता। बिजनेस अलग, भाईबंदी अलग। जब यहां पर आपका प्रोफेशनल चलता है तो सेंट्रल बैंक बोलता है, ठीक है, बाप बोलता है बेटे को कि ठीक है कॉमर्शियल बैंक तू हमसे लोन ले ले, पर बदले में क्या देना पड़ेगा? तुझे भी ब्याज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। बात समझ आ गई? जल्दी बोला है ना? बैंकर टू दी बैंक भी और साथ में एडवाइजर भी है। क्या है? एडवाइजर। क्योंकि बाप तो बाप ही होता है, ठीक है ना, वो बेटे को पैसा भी देगा, उसका बैंकर भी है, पर साथ में एडवाइस भी देगा, उसे बताएगा कि भाई कितने रेट पे आपको इंटरेस्ट देना है, क्या करना है, कैसे वर्क ऑन करना है। कोई बैंक खतरे में है तो उसको समझाएगा कि बेटा तेरे साथ दिक्कत हो रही है, इसको ठीक कर दो। समझ आ गया? जल्दी बोला है ना? ठीक है, तो उसने देखो यहाँ पे कीवर्ड यूज किया हुआ है, यहाँ पे कीवर्ड यूज किया है। ठीक है, ये वाला पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है? बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। इसमें कीवर्ड देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है उसने। सेंट्रल बैंक क्या करता है? अभी बताया था मैंने, क्या करता है? एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक। सेम वही वाला काम हो गया जो कॉमर्शियल बैंक किसके लिए करता था? पब्लिक के लिए करता था। क्या कितने काम करता था? 3 बताया था ना मैंने। कॉमर्शियल बैंक क्या क्या करता था? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स और एक्टिंग एज एन एजेंट। तो यही 3 काम सेम जो आपका है, ठीक है, आपका आरबीआई किसके लिए करता है? कॉमर्शियल बैंक के लिए। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक को जब भी लोन चाहिए होगा तो कौन देगा? आरबीआई देगा। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक को जब भी कुछ पैसा रखना होगा और बदले में ब्याज लेना होगा तो किसके पास जाएगा? वो आरबीआई के पास जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल बैंक अलग अलग है, उनको आपस में अपना क्लेम सेटल करना है, एक बैंक को दूसरा बैंक। अब तीसरा आरबीआई का फंक्शन, 2 फंक्शन तो मैं याद हो गया ना। पहला फंक्शन सबसे पहले आरबीआई का सबसे मेन फंक्शन क्या था? मोनोपोलिंग इन इशूइंग करेंसी। ठीक है, अकेली पावर है भैया, हम करेंसी इशू करेंगे, हमारे अलावा कोई नहीं करेगा, सिर्फ कॉइन्स। वो कौन इशू करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वेरी गुड, बढ़िया। इसके अलावा दूसरा मेन पावर मैंने क्या बोला कि किसका बैंक है? वो बैंक का भी बैंक है। जैसे पब्लिक का बैंक कॉमर्शियल बैंक, वैसे कॉमर्शियल बैंक का बैंक कौन है? आरबीआई। ऐसे तीसरा सरकार भी तो कुछ होती है ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि लाइक मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं कि जैसे भाई पब्लिक बेचारी, तो पब्लिक का बैंक तो आपका कौन हो गया? कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, ऐसे आपका गवर्नमेंट भी तो होती है ना, उस गवर्नमेंट का भी तो कोई बेचारा देखने वाला होगा। ठीक है, गवर्नमेंट के पास भी पैसों की कमी होती होगी, गवर्नमेंट को भी लोन चाहिए होता होगा, गवर्नमेंट को भी एडवाइस चाहिए होती होगी। तो जैसे ठीक है पब्लिक का बैंक कॉमर्शियल बैंक है, वैसे ही सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट का भी क्या है? बैंक है। समझ आया क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो बैंकर टू द गवर्नमेंट, क्या बोला मैंने? बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड एडवाइजर। ठीक है, सेम वही काम जो पब्लिक के लिए। आप समझ आया बाप का क्यों मैंने बड़ा कद रखा हुआ है? छोटे मोटों के साथ ही रखते हो, ठीक है ना। जैसे पब्लिक है तो पब्लिक के साथ कौन घूमता है? कॉमर्शियल बैंक। बोलता बेटा तुम डील करो इनको, हम किनको डील करेंगे? बड़े लोगों को। बड़े लोग कौन? गवर्नमेंट, जो सरकार चलाती है। समझ आ गया? जल्दी बोला है ना? ठीक है, तो याद रखना आप इस चीज को कि सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई जो है वो क्या बोलते हैं? किसका बैंक है? गवर्नमेंट का बैंक, और साथ में क्या है? एडवाइजर भी है। अब 2 चीज समझना, इसको भी पॉइंट्स में तोड़ना है। अब सेम वही काम करेगा गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया था जो बैंक करता ही है, सेम वही वाला काम करने वाला है कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट्स करेगा, गवर्नमेंट के बिहाफ पे उनकी सिक्योरिटीज बेच के उनका पैसा रिसीव करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे पैसा ट्रांसफर करेगा, और गवर्नमेंट को क्या करेगा? एडवाइजरी देगा। एडवाइजरी किस चीज की? ये फिस्कल पॉलिसी बनाने की। कौन सी पॉलिसी बनाने की? फिस्कल पॉलिसी बनाने की। क्योंकि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, ये दोनों पॉलिसी क्यों बनाई जा रही है? मनी के सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। अब पैसे के सप्लाई को कंट्रोल तभी तो करेंगे ना, क्योंकि पैसे के बारे में तो अच्छे से कौन जानता है? आरबीआई। क्योंकि आरबीआई किसको देख रहा है? कॉमर्शियल बैंक्स को। तो सरकार को भी तो पता चलना चाहिए ना कि भैया देश में कितना पैसा है, लोगों के पास कितना ज्यादा है, कितना कम है। तो कौन बताता है? वो गवर्नमेंट को कौन बताता है?
ठीक है, आरबीआई बताता है। समझ आ गया, जल्दी बोला है ना, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स हमारे पूरे हो गए। अब अगला पॉइंट एक समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। क्या बोला मैंने? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसे संकट मोचन नाम से याद कर सकते हो। किस नाम से याद कर सकते हो? संकट मोचन। कि जब बेटे के ऊपर बात आ जाए, बेटा कर्जे में फंस जाए, बेटे को एकदम से पैसों की जरूरत पड़ जाए, बेटा कौन है? कमर्शियल बैंक या अदर बैंक, ठीक है ना। जब बेटे को पैसों की एकदम से जरूरत पड़ जाए तो उस टाइम लास्ट में कौन काम आता है बेटे के? ठीक है, आरबीआई काम आता है, या तो पापा या मम्मी, दोनों ही बना लो, ठीक है, वही काम आते हैं। तो ऑटोमेटिक सी बात है, जब भी क्या बोलते हैं, कमर्शियल बैंक्स को पैसों की जरूरत होगी, उनको पैसे चाहिए होगा और कोई भी मदद नहीं कर रहा होगा, तो लास्ट में कौन इनको पैसा देता है? आरबीआई पैसा देता है, ठीक है, कम से कम ब्याज पे। मैंने कहा ना, दोस्ती अपनी जगह और प्रोफेशन अपनी जगह, कम से कम ब्याज पे, ठीक है, पर बदले में सिक्योरिटी रखेगा। क्या रखेगा? सिक्योरिटी, गिरवी रखेगा। फ्री में कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, तो बदले में गिरवी रखेगा, ठीक है। कौन? ये आरबीआई के पास गिरवी रखेगा और बदले में क्या ले लेगा? लोन ले लेगा। समझ आ गया, जल्दी बोला है ना। कहीं ना कहीं ये बैंकर टू दी बैंक ही है, पर ये अलग से एक फंक्शन माना जाता है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसको किस नाम से याद रखना है? संकट मोचन। किस नाम से याद रखना है? संकट मोचन नाम से, ठीक है। मैं आपको पॉइंट दिखा देता हूं। लिखा है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे? लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है ना। यहां देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इट मींस दैट इफ अ कमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट फाइनेंशियल अकोमोडेशन, अकोमोडेशन मतलब हेल्प, ठीक है ना, फ्रॉम एनीवेयर, इट अप्रोचेस द सेंट्रल बैंक एट एज अ लास्ट रिजॉर्ट। क्लियर हो गया, जल्दी बोला है ना। सेंट्रल बैंक उसको क्या देता है? उधार देता है, बदले में क्या लेता है? अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी। मैंने कहा ना, भाईबंदी अपनी जगह और काम धंधा अपनी जगह, चाहे बेटा बाप का हो चाहे किसी का भी हो। क्लियर है, जल्दी बोलो है ना, ठीक है। इस बात को याद कर लो, ज्यादा नहीं पढ़ना, बस ये वाला फंक्शन समझ आ गया हमें, ठीक है। एक और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फंक्शन, ये भी बैंक से बैंक का ही आपस का रोल है, ठीक है। इसे बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्या बोला मैंने? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, इधर ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता, ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत आसान सा है, इसको इस तरीके से समझेंगे। सपोज करो ए एक बंदा है। कौन बंदा है? ए ने, ठीक है, ए का अकाउंट है पीएनबी में। कहा है? पीएनबी में, ठीक है ना। अब ए ने क्या किया? ए ने चेक इशू किया बी को। ए ने चेक किसको इशू किया? बी को। अब ए ने बी को चेक दे दिया, पर बी का जो अकाउंट है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा में। किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब सीन यहां पे ये है कि भाई बी का अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब ए ने जब बी को चेक दिया, तो ए ने चेक कौन सा बैंक का दिया हुआ? चेक पीएनबी का दिया हुआ, एज सिंपल एज दैट। अब बी जो है, ठीक है, बी चेक लेके कहां जाएगा? पीएनबी में जाएगा या अपने बैंक के पास जाएगा? अपने बैंक के पास ही जाएगा ना, ठीक है। तो बी क्या गया? बी बैंक ऑफ बड़ौदा में गया, ठीक है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में गया तो बैंक ऑफ बड़ौदा ही तो पैसा देगा बी को, आया ना, ठीक है। बी को पैसा किसने दे दिया? बैंक ऑफ बड़ौदा ने दे दिया, पर असली में कौन से बैंक से पैसा कटना चाहिए था? पीएनबी से, क्योंकि पैसा तो इसके अकाउंट से कटना है ना, ठीक है। अब क्या हो गया? इसका मतलब है कि इसको पैसा मिलना है और इससे पैसा कटना है। समझ आ क्या बोल रहा हूं? तो ये आपस का म्यूचुअल सेटलमेंट जो है, म्यूचुअल क्लेम का सेटलमेंट जो है, वो आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। अब समझ आ गया, जल्दी बोला है ना। आरबीआई अपने बेटों को बोलता है, बेटा खेलो मार्केट में, आप सारे बैंक आप खेलो, आप आपस में इससे पैसा लो, इसको पैसा दो, यहाँ का चेक वहां पे करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूं ना ऊपर, जो भी दिक्कत होगी मैं सेटल कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझ आया, जल्दी बोला है ना। अब तुम बोलोगे आरबीआई कैसे सेटल करता है? अभी मैंने बताया ना कि सारे कॉमर्शियल बैंक, सारे जो बेटे हैं वो अपने पापा के पास कुछ ना कुछ परसेंटेज वाला पैसा जमा रखते हैं। क्या रखते हैं? जमा रखते हैं। समझ आ गया, जल्दी बोला है ना। सारे कॉमर्शियल बैंक कुछ पार्ट किसके पास जमा रखते हैं? आरबीआई के पास जमा रखते हैं। भी पढ़ाऊंगा, ये मॉनेटरी पॉलिसी में आएगा, पर फिर भी समझ लो। अब आरबीआई के पास जमा रखेंगे तो आरबीआई यही काम करता है कि जैसे इसका चेक यहाँ पे हो गया, तो अब इसको पैसे देने, तो इसका अकाउंट से माइनस करके वो इसमें क्या कर देगा? डिपॉजिट कर देगा। आपस के बैंक का म्यूचुअल क्लेम जो है वो सेटल कर देगा। म्यूचुअल क्लेम क्या कर देगा? सेटल कर देगा। इसे क्या बोलते हैं? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियर है, जल्दी बोला है ना, ठीक है। ये वाला पॉइंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, देख लो इधर फटाफट से। क्या लिखा है? ठीक है, उसमें भाई एग्जांपल के साथ दिया हुआ है, फालतू पढ़ के फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, बस इतना समझ लेना है आपको। क्लियर है, जल्दी बोला है ना, ठीक है। अगला पॉइंट और समझ लो, उसी तो यहीं से पढ़ा लेता हूं। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का सिंपल सा मतलब होता है, यार देखो, हमारे देश में विदेश का पैसा आता है, हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते होंगे,
तो फॉरेन का पैसा हमारे पास आएगा, इंपोर्ट करेंगे तो हमारा पैसा बाहर जाएगा, यही तो होता है। अब यहां पे क्या होने वाला है कि भाई हमारे देश के अंदर जितने भी लोग हैं, हमारे पास फॉरेन करेंसी है, क्या वो डायरेक्टली किसी काम की है? अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना करें तो क्या किसी काम की है? नहीं है ना। तो उसका हिसाब किताब कौन रखता है? आरबीआई रखता है। कौन रखता है? आरबीआई। क्योंकि कॉमर्शियल बैंक के भी किसी काम का नहीं है ना वो, समझो, क्योंकि बड़े लेवल पे काम कौन कर रहा है? आरबीआई काम कर रहा है, ठीक है ना। कॉमर्शियल बैंक क्या कर रहा है? सिर्फ पब्लिक से डील कर रहा है। तो आरबीआई क्या करता है? कस्टडी चेक करता रहता है फॉरेन के रिजर्व को, क्योंकि कल के दिन क्या होगा, आपका जो पैसा डिसाइड होता है ना कि $1 इतने रुपए का हो गया, देखा है, $1 अभी 93 का हो गया, तो वो कैसे डिसाइड होता है? आपका डिमांड और सप्लाई से। किससे होता है? डिमांड और सप्लाई से, कि हमारे देश की करेंसी की डिमांड फॉरेन में कितनी है और डॉलर की डिमांड हमारे देश में कितनी है। तो जितनी ज्यादा डिमांड, जितनी क्या ज्यादा डिमांड, जितनी ज्यादा डिमांड हम डॉलर की करेंगे, इसका मतलब डॉलर की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, और हमारी वैल्यू क्या हो रही है? गिर रही है। समझ आया क्या बोल रहा हूं? तो डिमांड कम करने का एक ही तरीका है कि उनकी करेंसी का रिजर्व बहुत सारा रख लो। उनकी करेंसी का रिजर्व क्या कर लो? बहुत सारा रख लो। अब बहुत सारे डॉलर हम पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो क्या हम नए डॉलर मांगेंगे? नहीं मांगेंगे ना। कल के दिन पेमेंट करनी होगी, सीधा डॉलर में ही कर देंगे। समझ आया क्या बोल रहा हूं? इसीलिए ठीक है ना, ये एज अ कस्टोडियन काम करता है किसका? फॉरेन एक्सचेंज का। देखो इसने कीवर्ड में यहां पे बोला होगा, आप सिर्फ कीवर्ड को देखो। सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इट ऑल्सो एक्सरसाइज मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग मतलब क्या होता है? परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसीज। क्या बोला मैंने? ठीक है, कोई भी फॉरेन करेंसी को जब हम परचेज या सेल करते हैं तो उसको मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं। अभी बताया ना क्यों हम परचेज सेल करते हैं, विदेश की करेंसी को क्यों खरीदते हैं? अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या वीक करने के लिए। इसके लिए जो भी हम ये काम करते हैं जानबूझ के, ठीक है, इसको मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनेज फ्लोटिंग। और अभी बताया मैंने हम क्यों परचेज सेल कर रहे हैं, ताकि क्या कर सके? स्टेबिलिटी रख सके। क्या रख सके? स्टेबिलिटी रख सके अपनी करेंसी की। किसमें? इंटरनेशनल मनी मार्केट में। किसमें? इंटरनेशनल मनी मार्केट में। देखो लिखा है उसने, to ensure stability of exchange rate in international money market. Is that clear to each and everyone? जल्दी बोलो। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट जिसको मैंने सबसे पहले तुम्हें पढ़ा दिया था, ठीक है, जिससे और पॉइंट सबके कनेक्टेड है आगे की स्टोरी। सबसे पहले तुम्हें याद होगा जब मैंने स्टोरी पढ़ाई थी तो मैंने यहां पे बताया था तुम लोगों को कि ये कौन है? आपका फादर है, ये कौन है? आपका बेटा है। इसका, आपका नहीं, इसका, ठीक है ना। ये फादर है, ये बेटा है, और ये कौन है? पब्लिक है। अभी मैंने बताया कि ये डायरेक्टली क्या पब्लिक से डील करता है? नहीं करता। ये किससे डील करता है? कॉमर्शियल बैंक से। और कॉमर्शियल बैंक किससे डील करता है? पब्लिक से। पर इसका मेन काम क्या है? क्या था? कीवर्ड याद करो। आरबीआई का मेन काम क्या था? करेंसी इशू करने के अलावा और दूसरा मेन काम नहीं, एडवाइजरी नहीं। वेरी गुड, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना। समझो ना, क्योंकि पैसा, अब समझो, देखो हम मेन है, मान लो हम मेन है, हम सुप्रीम है, हम ही पैसा छाप रहे हैं, हम ही पैसा छाप रहे हैं, हमें ही नहीं पता हमने कितना पैसा छाप दिया, और हमने इतना पैसा छाप दिया कि मार्केट में लोगों पे पैसा ही पैसा आ गया। अब हर किसी पे पैसा है, पर रिसोर्स जो है, रिसोर्स मतलब वही आपका खाना पीना सब कुछ तो लिमिटेड है ना। अब सारे लोगों पे पैसा आ जाएगा तो हर कोई डिमांड कर सकता है। अब हर कोई डिमांड कर देगा, ठीक है, अगर हर कोई बोलेगा भैया मेरे पे पैसा लो, दे दो मुझे, तो इतना रिसोर्स हम लाएंगे कहां से? तो फिर तो 1 करोड़ रुपए की वैल्यू भी कुछ नहीं रह गई ना। क्योंकि वैल्यू पैसे की नहीं होती, वैल्यू होती है परचेसिंग पावर की। किसकी होती है? परचेसिंग पावर की, कि उस पैसे से आप कितना कुछ खरीद सकते हो। समझे? आपके याद करो दादाजी लोगों के टाइम पे सुना होगा 1 रुपए की वैल्यू बहुत होती थी। आज 1 रुपए की वैल्यू क्या बहुत ज्यादा है? नहीं है ना। क्या कारण है उसके पीछे का? उसके पीछे का कारण ही यही है कि उस टाइम 1 रुपए के बदले में जो रिसोर्स थे, ठीक है, वो इस हिसाब से मिल जाते थे कि 1 रुपए की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा थी। बट विद द टाइम आपका मनी की वैल्यू इतनी बढ़ती गई कि वो 1 रुपए की आपकी परचेसिंग पावर बिल्कुल खत्म हो गई। समझ आ क्या बोल रहा हूं? तो वो 1 रुपए उस टाइम पे 1 रुपए आज के आप मान लो 100 या 200 रुपए के बराबर है। कितने रुपए के बराबर है? 100 या 200 रुपए के ऑलमोस्ट बराबर है। क्लियर हो गया? जल्दी बोलो, है ना। तो इस तरीके से होता है, समय के साथ 1 रुपए 1 रुपए का ही रहेगा, 5 रुपए 5 रुपए का ही रहेगा, पर डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस यहां पे आ जाएगा कि वो परचेसिंग पावर आपकी कम हो जाएगी। क्या कम हो जाएगी? परचेसिंग पावर। तो ध्यान रखना, मार्केट में इसीलिए कभी भी आरबीआई बहुत ज्यादा पैसा नहीं छापता। हर किसी को अमीर नहीं बना सकते। बहुत लोग होते हैं ना, बोलते हैं अरे यार पैसा नहीं है, सब गरीबों की मदद कर दो, सबको पैसा बांट दो, सरकार सबको पैसा क्यों नहीं दे रही? ये गलत है।
ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि फ्री में मिल रहा है अच्छा तो है, नहीं। अगर आप फ्री में हर किसी को सारा का सारा पैसा राशन देते रहोगे तो कोई काम ही नहीं करेगा ना। सब पे रिसोर्स आ रहा है, कोई काम ही नहीं करेगा। अब जब काम ही नहीं करेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम में प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑटोमेटिक सी बात रिसोर्स क्या हो जाएंगे, फिर से कम। रिसोर्स कम हो गए तो फिर से क्या हो जाएगा, बेरोजगारी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बेरोजगारी आ जाएगी। समझ आगे क्या बोल रहा हूं? तो साइकिल को खराब नहीं करना, साइकिल बनी रहनी चाहिए। क्लियर है, जल्दी बोला है ना। तो आरबीआई का पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो आपका वही था, क्या कि वो क्या करता है, करेंसी इशू करता है। पर दूसरा मेन फंक्शन जो आपको बता रहा हूं वो यही है कि कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। क्या बोला मैंने, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है, मतलब मनी की सप्लाई को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया। अब कैसे कंट्रोल करता है, अभी बताया था मैंने कैसे कंट्रोल करता है, पॉलिसी बना के। उस पॉलिसी का नाम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन चलाता है, आरबीआई चलाता है। वेरी गुड, यहां तक क्लियर है, जल्दी बोला है ना, बढ़िया। ठीक है, यहां तक बस आपको समझना था। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। बाकी कल वाले लेक्चर में, ठीक है ना, मैं पढ़ाऊंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, दो टाइप की होती है, बेसिक बता रहा हूं, क्वांटिटेटिव होती है और क्वालिटेटिव होती है। इसके अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसे हथियार होते हैं आरबीआई के पास, जिनके थ्रू वो इनको डायरेक्टली अटैक तो नहीं करेगा, इनको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, पब्लिक को सीधा जाके नहीं बोलेगा ये मत कर, ये ज्यादा मत खरीद, ये उधार मत ले, ऐसा नहीं बोलेगा। पर इस तरीके से अपने बेटे का कान मरोड़ देगा, प्यार से बोल के, ठीक है, कि बेटा बेचारा मजबूर हो जाएगा कि वो पब्लिक को पैसा ही ज्यादा नहीं दे पाएगा, क्योंकि बेटा तो लालची है, बेटा तो देना चाहेगा कि भैया उधार लो, पर इस तरीके से हो जाएगा कि पब्लिक उधार ले ही नहीं पाएगी। समझ आ गया लॉजिक, जल्दी बोला है ना। तो इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, तभी आपको चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी कि कैसे करना होता है। यहां तक क्लियर है, जल्दी बोला है ना, ठीक है। ठीक है ना, कल वाले लेक्चर में बाकी पढ़ते हैं सारे के सारे, और बाकी सबके सब सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, डेली वीडियोस आएंगी, डेली लेक्चर्स आएंगे, सही लगेगा तो डेली पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच।